बता दें, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी फैसला हो सकता है। वहीं कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे सीएम हाउस में शुरू होगी। बजट सत्र से पहले हो रही इस बैठक में अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। वहीं बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण और सीएम के बजट भाषण पर चर्चा हो सकती है। तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसमें कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है। तो बजट सत्र से पहले होने वाली बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज को खोलने के में भी आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर में रहेंगे, जहां वे कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। वहीं प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन बैठक ली जाएगी। विधानसभा सत्र से पहले हो रही इस बैठक को अहम माना जा रहा है। युवा मोर्चा के असंतुष्ट नेता भी प्रभारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वहीं इस बैठक में राज्यपाल को प्लेन नहीं देने का भी मुद्दा उठेगा। साथ ही बीजेपी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से शिकायत भी कर सकती है। तो सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस कोर बैठक में शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जहां वो पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी। विधानसभा सत्र से पहले बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कई फैसले हो सकते हैं इसमें और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल शाम को असम के लिए रवाना होंगे, जहां वे रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की इस सभा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सीएम शाम 7 बजे रायपुर से रवाना होंगे और रविवार को शिवसागर जिले में सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल को असम चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर पद पर रखा गया है और राहुल गांधी भी इस सभा में शामिल होंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे और एक दिवसीय असम दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज रवाना होंगे। नवा रायपुर के लिए केंद्र द्वारा फंड रोकने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी सरकार में नवा रायपुर सिर्फ कमीशनखोरी के लिए बनाया गया। नवा रायपुर आज भी खंडहर जैसा पड़ा है। हमारी सरकार यहां बसाहट की कोशिश कर रही है। सीएम हाउस से लेकर तमाम आवास वहां बनाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि फंड को लेकर केंद्र सरकार से बात करेंगे। पिछले साल 216 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के बाद रोक लगाई गई थी। विधानसभा सबकी बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए। खंडहर वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। नया रायपुर के लिए केंद्र ने फंड रोक दिया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी विवाद छिड़ गया है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य और केंद्र के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया रायपुर को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नवा रायपुर का स्मार्ट सिटी का फंड रोक दिया है। इससे नवा रायपुर को जल्द से जल्द बसाने की योजना को झटका लग सकता है। केंद्र ने ही नया रायपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया था, लेकिन पिछले साल 216 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के बाद केंद्र ने और फंड जारी नहीं किया है। फंड रोकने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नवा रायपुर में बसाहट नहीं होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार में नवा रायपुर सिर्फ कमीशनखोरी के लिए बनाया गया था। हमारी सरकार वहां बसाहट की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबकी बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए। खंडहर वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था,
लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास और विधायकों के घर बनाकर फिजूल खर्ची कर रही है। मुख्यमंत्री निवास बनने से आम आदमी की बसाहट कैसे होगी, ये समझ से परे है। आज के समय पर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब आर्थिक तंगी का समय है, कोरोना का समय है, तो अभी वहां पर जो निर्माण के काम हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो जरा बता दें कि वो सब निर्माण के काम क्यों हो रहे हैं और उसकी क्या जरूरत है। और नए रायपुर को बसाने के लिए जो नियमों में शिथिलता देने की जरूरत है, नया रायपुर को अगर बसाना है तो मंदिर रसौद से शुरुआत होनी चाहिए, अभनपुर से शुरुआत होनी चाहिए, एयरपोर्ट से शुरुआत होनी चाहिए। रायपुर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां स्मार्ट सिटी के 2 मिशन एक साथ चल रहे हैं। प्रदेश के 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर के बाद अंतिम चरण में नवा रायपुर को भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन पिछली बीजेपी सरकार करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद उसे बसाने में नाकाम रही। कांग्रेस अब इसके अधूरे कामों को लेकर बीजेपी की असफलता गिना रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। रायपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सूपे बेड़ा को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सूपे बेड़ा के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। सरकार अपनी घोषणाओं पर भी अमल नहीं कर पा रही है। घोषणा के 2.5 साल बाद भी सरकार साफ पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार गंभीर है और तेजी से काम जारी है। देखिए, बार बार मैं इस बात को कहता रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गए, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि वहां पर 1 साल में पेयजल की, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, और उसके बाद भी आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होना, मैं ये कह सकता हूं इस सरकार की असक्षमता, विफलता और जो हमारे वनवासी और आदिवासी भाई हैं उनके पूर्ण उपेक्षापूर्ण व्यवहार का परिणाम। बिल्कुल उस दिशा में हमारी मतलब स्वीकृति भी हो गई और काम तेजी से चल रहा है। बिल्कुल उस दिशा में हमारी मतलब स्वीकृति भी हो गई और काम तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी तकरार जारी है। भूपेश सरकार ने कोवैक्सीन के उपयोग पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल का इंतजार किया जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में अभी कोवैक्सीन नहीं लगेगी। में समय से पहले उपयोग करने का एक निर्णय लिया, जिनका फेज 3 ट्रायल हो जाए। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और जो फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें दस्तखत भी करवाए जाने हैं, जो भी इसको लगाएंगे कि ये फेज 1 और फेज 2 में कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर लगाना चाहूँ वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। और जैसे ही फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाता है, जो 71,000 वैक्सीन, 72,000 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं, उनका उपयोग हो। वहीं बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के फैसले पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि रोक लगानी थी तो कैबिनेट में फैसला लेना चाहिए। साथ ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन बनाई है, विश्व के 25 देश मांग रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल से इंकार करना सही नहीं है। विश्व के 25 देश कोवैक्सीन की मांग कर रहे हैं, उसको सुरक्षित बताया गया है और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उसका विरोध करें। मेरा तो कहना है कि ऐसी योजनाएं जो देश प्रदेश की एक एक जनता के लिए उपयोगी है और उसके बारे में कुछ भी कहने के पहले कैबिनेट का निर्णय होना चाहिए। अगर कैबिनेट का निर्णय बिना लिए उन्होंने इस वैक्सीन का विरोध किया है तो देश के वैज्ञानिकों का, देश के साइंटिस्टों का, देश की संप्रभुता का अपमान किया है।
अंबिकापुर के मैनपाट में सीएम भूपेश बघेल ने मैनपाट महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत मौजूद रहे। महोत्सव की शुरुआत के साथ सीएम ने महोत्सव में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, भगवान की आरती की और मंच पर ढोल भी बजाया। सीएम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहे विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। बोधघाट परियोजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन उनकी सरकार ने पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया और पट्टा देने का काम जारी है। साथ ही कहा कि वो खेतों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने सामुदायिक दावों से लाखों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को दिया है और आदिवासियों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए बोधघाट जरूरी है। जो भी उसका विरोध कर रहे हैं वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बता दें। जब तक कि सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तब तक के लोगों की स्थिति सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो क्या आदिवासी स्वावलंबी न हो, आर्थिक रूप से संपन्न न हो, उनके खेतों में पानी न पहुंचे? बोधघाट परियोजना के जो विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था बता दे। जो नेता लोग विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि उनके खेतों में पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। उनके खेत में पानी जब पहुंच रहा है तो आदिवासी खेत में पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, जो नक्सली विरोध करते हैं वो नक्सली नेताओं को बताना चाहिए कि हैदराबाद में या जो जहां भी रहते हैं, चाहे तेलंगाना में रहते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके खेतों की स्थिति क्या है, उनके घरों की स्थिति क्या है? क्या उन आदिवासियों की स्थिति सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? वहीं आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को बिना सोचे समझे लाया जा रहा है। अब तक इसके कितने किसानों को नुकसान होगा, इसका आंकलन भी नहीं किया गया है। बड़ी लड़ाई लड़ेंगे बोधघाट को लेकर। ये सरकार यदि बनाने पर एकदम आमदा है, बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और 56 गांव को डुबाना ही चाहती है, तो कोई हंसी खुशी में जलमग्न होना नहीं चाहेगा, उस पानी में डूबना नहीं चाहेगा। और हम वो डूबने वालों को लेकर और बस्तर के सारे आदिवासी समाज को लेकर के बोधघाट को बचाने के लिए तो लड़ेंगे। बोधघाट के एरिया में जो लोग रहते हैं आदिवासी, उनको बचाने की लड़ाई तो लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। जशपुर रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो बनाया उसे केंद्र सरकार बेच रही है। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए राम का सहारा लेने का आरोप भी लगाया। बिकने नहीं दूंगा कहने वाले आज देश के परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये देश के साथ कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक राम नाम जपना, पराया माल अपना। जब जब चुनाव आता था भगवान राम को याद करते थे, जब चुनाव आ जाता था तो राम नाम को भूल जाते। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, 15 साल में आपने गांव-गांव से राम के नाम से चंदा किया, वो पैसा कहाँ है? आज फिर से आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देश बिकने नहीं दूंगा कहने वाले आज देश के। वहीं शराबबंदी को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि इसको लेकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार बेरोजगारों की जेब में रोजगार देकर पैसा डाल रही है, इसलिए धीरे धीरे प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम हो रही है। शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनी है। जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों का अध्ययन करके जो रिपोर्ट आएगी तो सरकार जरूर विचार करेगी। भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। आज हम छत्तीसगढ़ में चाहे मनरेगा मजदूर के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। किसानों के माध्यम से हो या लोगों को मनरेगा के माध्यम से हो या वनोपज खरीदी के माध्यम से हो, हम लोग रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। जामताड़ा से लेकर दिल्ली और यूपी जैसे शहरों में बैठकर केंद्र संचालित हो रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने उनसे निपटना दिनों दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इसके निशाने पर आम से लेकर खास तक सभी हैं। पिछले साल 600 से भी ज्यादा मामले साइबर क्राइम के सामने आए थे, जिसके बाद मजबूर होकर पुलिस को साल 2021 के लिए साइबर अपराध पर लगाम लगाने का लक्ष्य रखना पड़ा। हालांकि रायपुर पुलिस साइबर अपराध को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। यही नहीं, लोगों से फ्रॉड कॉल से बचने की अपील भी की जा रही है। बेसिकली जब भी अगर आप कहीं पे भी पेमेंट की बात किया जाए तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेमेंट आपका ऑथेंटिकेट सोर्स पे जा रहा हो, जिसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि जो अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है वो उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट हो, और आपको लग रहा है कि किसी भी चीज़ में अगर पेमेंट करने की ज़रूरत है तो आप पहले उनके जो ऑफिशियल नंबर्स में उन पर कॉन्टैक्ट करके या ईमेल पे पहले कॉन्टैक्ट करें उस कंपनी से। अमूमन जो पूर्व में क्राइम ब्रांच कार्यरत था वही साइबर सेल के रूप में परिवर्तित है, और कोशिश ये है कि जितने भी संसाधन अपने पास उपलब्ध हैं उसी में लगातार कोशिश रहती है कि सभी मामलों को पकड़कर इसको खुलासा कर सके, और लगभग 80% मामलों में हम लोग सफल भी हुए। दंतेवाड़ा के दिवंगत बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में नक्सलियों की लिस्ट जारी हुई है। एनआईए की इस लिस्ट में 22 मोस्ट वांटेड नक्सलियों के नाम हैं, जिनमें दंतेवाड़ा, सुकमा के अलावा तेलंगाना के नक्सलियों के नाम शामिल हैं। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि लिस्ट में शामिल सभी नक्सलियों पर 50 से 10 लाख तक का इनाम घोषित किया गया था। अब इस लिस्ट को गांव-गांव में भेजने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में 6 नक्सलियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल 9 अप्रैल 2019 को श्यामगिरी में हुए ब्लास्ट में भीमा मंडावी सहित 4 जवानों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। कोंडागांव में आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उरंदा बेड़ा बड़गई के जंगलों की बताई जा रही है, जहां गश्त के दौरान आईटीबीपी 29वें बटालियन के जवान ने खुद की राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान उरंदा बेड़ा कैंप में एरिया डोमिनेशन से निकला था। मृतक जवान का नाम मोनू सिंह बताया जा रहा है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने घटना की पुष्टि की, और मोनू सिंह ने खुदकुशी क्यों की इसका पता नहीं चल पाया है। इधर बलरामपुर में अवैध रेत परिवहन को लेकर प्रशासन के खिलाफ बीजेपी जिला पंचायत सदस्य ने मोर्चा खोल दिया। 2 दिन से लगातार जिले के धनवार चेकपोस्ट पर टेंट लगाकर गीता देवी पहरा दे रही हैं। मामले में हैरानी की बात यह है कि धरना स्थल के सामने ही आरटीओ बैरियर के प्रभारी को धरने की कोई जानकारी ही नहीं है। दरअसल सूरजपुर जिले से रेत का अवैध परिवहन बलरामपुर जिले से होकर उत्तर प्रदेश किया जा रहा था, जिससे जिले की सड़क तो खराब हो ही रही थी, वहीं शासन को भी राजस्व का चूना लगाया जा रहा था, जिसको लेकर गीता देवी ने धरना दे दिया। बालोद के डोंडी लोहारा में नगर पंचायत अध्यक्ष पर कमीशनखोरी का आरोप लगा है। तनिष्का कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू पर आरोप लगाया है। दरअसल तनिष्का कंस्ट्रक्शन का डोंडी लोहारा इलाके में काम चल रहा है। कामकाज को कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेकेदार प्रेम भंसाली देखता था, जिसका आरोप है कि जब काम चल रहा था तब नगर पंचायत की ओर से उसे बार-बार नोटिस दिया जा रहा था, जबकि समय से पहले उसने संबंधित दस्तावेज नगर पंचायत कार्यालय में जमा करा दिए थे। नियमतः सारा कार्रवाई किया है। 23 जनवरी 2021 और 2/2/2021 को इन्होंने तीसरा और चौथा नोटिस जारी किया है, जबकि मैंने खुद 9 जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021 को फोटो, प्रमाणित फोटो नगर पंचायत में दिया है, जिसकी सील साइन भी मेरे पास है। उसके बावजूद दुर्भावनावश मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जबकि उसी कार्यादेश में अन्य 3 ठेकेदारों को भी कार्य जारी किया गया था, लेकिन उनका आज भी कई कार्य अप्रारंभ और अपूर्ण है। उनको किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है, जो कि पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। उनके द्वारा समय में काम नहीं किया गया था और बार बार 3 नोटिस दिए। उसके बाद नियमानुसार उनको आगे कार्रवाई के लिए परिषद में रखे थे, और परिषद में जो निर्णय आया उसके अनुसार वो कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, उनको पहले ही नोटिस समय पूर्ण हो चुका था, उसके बाद उनका जवाब आया था। बाकी नियमानुसार ही किए हैं उनको। कोई
बिलासपुर में नाक में मस्से का इलाज कराने गए युवक की एक आंख ही निकाल ली गई। युवक का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उसकी आंख निकाल ली गई। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कैंसर के चलते उसकी आंख खराब हुई है। फिलहाल सीएम से शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीएमएचओ ने भी जांच टीम बनाई है। बता दें कि कान्हा सूर्यवंशी ने नाक में कुछ परेशानी थी, जिस पर युवक ने इमलीपारा स्थित वेगस अस्पताल में दिखाया था। नाक में मस्सा होने की बात कहकर अगस्त 2019 में लेजर से ऑपरेशन किया गया था। युवक का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने उसकी एक आंख निकाल ली। तो मैं डॉक्टर अंकित टकराल से चेक कराने के लिए गया, पेपर ऊपर सब लेके अपना सीटी स्कैन। तो बोले ठीक है, ऑपरेशन मैं आपका कर दूंगा। देखे रिपोर्ट को तो ठीक है, भर्ती हो जाना। तो 16 तारीख को भर्ती हुआ, 16/8/2019 को भर्ती हुआ। उसके बाद वो चीरा मार के ऑपरेशन किए। फिर 26 तारीख को मैं डिस्चार्ज होकर चला गया, 26/8/2019 को। तो इसका शिकायत हम लोग सीएमएचओ ऑफिस में भी किए थे। 5वें बार में ऑपरेशन के दौरान उसने मेरा आँख को निकाल दिया। रायगढ़ में नगर निगम के कर्मचारियों की पीएफ राशि को लेकर बीजेपी ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि करीब 600 कर्मचारियों की पीएफ की राशि पिछले 9 महीने से खातों में जमा नहीं की गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 600 कर्मचारियों का 6 लाख रुपए महीने के हिसाब से पीएफ की राशि का भुगतान होना था, लेकिन उनके खातों में जमा न करते हुए अन्य मदों में खर्च कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 महीने का पैसा जमा कर दिया गया है, वहीं बाकी भी जल्द ही कर्मचारियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। राशि पिछले 9-10 महीने से उनके खाते में उसको समायोजन नहीं किया जा रहा है। 60 से 65 लाख रुपए होनी चाहिए का भुगतान नगर निगम के कर्मचारियों को न करके नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों को के खाते में दिया जाना था। अन्य मद में इसका उपयोग किया है और इस राशि का दुरुपयोग किया। नगर निगम के कर्मचारियों का ईपीएफ एसआईसी का पैसा जो है नवंबर 2019 से जुलाई 2020 तक का 9 महीने का पैसा बकाया है, जिसका नगर निगम द्वारा जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है और उनका 1 माह का पैसा जमा भी कराया जा चुका है। चूँकि उसका चालान जनरेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, इस वजह से जो है पैसा जमा होने में विलम्ब हो रहा है। इधर बालौद में एक महिला ने एक युवती की पिटाई कर दी। मामला डोंडी थाना इलाके के पुसावड़ का है। दरअसल महिला का पति मेले में अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही उसकी पत्नी को मिली, वो तत्काल मौके पर पहुंच गई और पति की करतूत को देखकर उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर धूम मचा रहा है। वीडियो में डांगी युवाओं को फिटनेस का मंत्र देते हुए दौड़ते नजर आ रहे हैं। रतनलाल डांगी ने रविवार को वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसको अब तक 1 करोड़ लोग देख चुके हैं। वही खबर कांकेर से है, जहां महीनों से शहर में भालुओं का आतंक जारी है। भालुओं का झुंड फिर से नजर आया। भोजन की तलाश में सड़क पर भालुओं का झुंड घूमता नजर आया। वहीं मकान और दुकानों में भी भालू घुस चुके हैं और भालुओं की आमद को रोकने के लिए आला अफसर गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार भालुओं की आमद से लोगों में दहशत का माहौल है।